स्टैंडर्ड 12 में ओसी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक ऐसा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ओनर, राइट। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर दो तरीके से अचीव करी जाती है। हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, राइट, तो क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स है उसने शेयर परचेज किए उसको डिविडेंड मिलेगा, राइट। एंड डिविडेंड मिलेगा तो उसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा एंड प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, उसके बाद ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। देखो इसीलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने चाहिए जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, राइट। So company should accept profitable projects only so that employees, shareholders and every interested person in company can get minimum return, maximum return, sorry. And profit maximization की वजह से ही हम increase earning per share increase per share earning होता है और increase कर सकते। तो पहला है profit maximization एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है wealth maximization। ये थोड़ा सा पेचीदा है बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि देखो wealth maximization is also known as NPV। NPV माने तो net present value। What is net present value? अभी 2020 का सितंबर चल रहा है, राइट। तो मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, उस प्रोजेक्ट के पीछे 10 लाख रुपए लगे, राइट। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसी चीज है जो काउंट कर देती है कि 10 साल के बाद इस 10 लाख रुपए का क्या होगा। देखो 10 लाख रुपए के मैं बहुत सारे यूज कर सकता हूँ। 10 लाख रुपए के मैं फिक्स डिपॉजिट डाल सकता हूँ, 10 लाख रुपए का मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, 10 लाख रुपए में किसी को एज अ लोन दे सकता हूँ, तो राइट। मुझे इस तरह से इसको काउंट करना है 10 लाख रुपए को कि 10 लाख रुपए के मैं फिक्स डिपॉजिट दूं तो 10 लाख रुपए की वैल्यू अभी कितनी होगी, समझे। 10 साल के बाद अभी कितनी हो सकती है वो काउंट करना होता है, राइट। या फिर से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे दूं 10 लाख रुपए, तो मुझे काउंट करना है कि 10 लाख का 1.5% इंटरेस्ट, राइट। तो 10 लाख का 1.5% इंटरेस्ट से फॉर एग्जाम्पल 15,000 होता है, तो 15,000 मल्टीपल बाय 12, तो पहले साल का इंटरेस्ट हुआ कुछ 1.5 लाख रुपए। तो 10 लाख में मैं 1.5 लाख प्लस करूंगा तो 11,50,000। तो सेकेंड ईयर का 11,50,000 का 10% के इंटरेस्ट ऐसे प्लस करता जाऊंगा तो मुझे 10 लाख की 10 साल के बाद की वैल्यू अभी मिल जाए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू काउंट करना होता है, बहुत ही डीप कंसेप्ट है, मैंने आपको सिर्फ ऊपर से समझाया, राइट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट, वो हमेशा फॉर एग्जाम्पल अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या कुछ सालों के बाद वो अपने प्रोजेक्ट की, अपने इन्वेस्टमेंट की, अपने पैसों की प्रेजेंट वैल्यू अभी काउंट करे कि 10 साल के बाद मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए करना चाहता हूं। वो एक बड़ा कैलकुलेशन होता है, राइट। मास्टर्स में एंड सीए में आप पढ़ो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर, राइट। इसका मेन टारगेट क्या है, शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करो। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, राइट। ये पूरा कंसेप्ट कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड है। कैश फ्लो आता गया है, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, राइट। उन दोनों का माइनस करके जो कैश बचता है उसके ऊपर से प्रेजेंट वैल्यू काउंट करनी होती है, और प्रेजेंट वैल्यू अच्छी आए, राइट, तो उसके बेसिस पे ही बिजनेस का डिसीजन लिया जाता है, आगे बढ़ाए या क्या करें। कैश फ्लो इज कंसिडर एज अ मेजरमेंट। कैश फ्लो की हम मेजरमेंट काउंट करेंगे या फिर कैश फ्लो के ऊपर ही मेजर करा जाता है कि कितना कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, उसके ऊपर से उसकी प्रेजेंट वैल्यू काउंट करके वेल्थ काउंट करी जाती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा इग्नोर करा जाता है कि ये प्रॉफिट, राइट, ये हर साल होता रहेगा और कैश फ्लो के बाद भी प्रॉफिट होता रहेगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन काउंट करने के लिए हमेशा कैश फ्लो को ही मेजरमेंट के तौर पे लिया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ की हमें फॉर्मूला भी दी गई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, राइट। मेरे वेल्थ की मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू काउंट करनी है, तो सबसे पहले मेरे वेल्थ अभी 10 लाख की है, राइट। तो 10 साल के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, राइट। वो मैंने कैलकुलेशन बोला इस तरह काउंट करके इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसकी इतनी वैल्यू लेके जाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर माइनस करूंगा तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया
इस तरह से हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ मिल सकती है, राइट। प्लीज अभी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट पैनिक। अभी सिर्फ इतना याद रखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। नेट प्रेजेंट वैल्यू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे उसे समझने के लिए, राइट। चलो, इफ वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड देन शेयर प्राइस इंक्रीज। वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो ऑब्वियस है उस कंपनी के शेयर होल्डर की शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी, और शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ेगी, राइट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द सुपीरियर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये हमेशा याद रखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परमानेंट नहीं होता है, राइट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन परमानेंट होता है, और बड़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा सुपीरियर है, तो आप भी समझ सकते हैं। ओके, आज का सेकेंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 9 पॉइंट है जो हमें दिखाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है। तो नंबर 1, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, उसका एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो फाइनेंशियल नीड्स का एस्टिमेशन लगाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये एस्टिमेट बहुत ही जरूरी है। विदाउट एस्टिमेट हम क्या करेंगे, मतलब किस तरह से फाइनेंशियल नीड्स हम ढूंढ पाए, तो एस्टिमेट लगाते हैं, और ये एस्टिमेट ज्यादातर सटीक होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाता है। नंबर 2, अक्वायरिंग फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कैसे लेके आना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्वायर्स फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट बाय सिलेक्टिंग द सोर्सेज इकोनॉमिकली। अब ये इकोनॉमिकली मतलब उसका होता है कर कसर या चिंगुसाई करना, राइट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइनेंस अब नहीं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है कि मेरी कंपनी में फाइनेंस यानी कि पैसे लेके आया, तो ये क्या करेगी, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। दोस्त के पास से लेके आए, बैंक से लोन ले, डिबेंचर इश्यू करे, शेयर इश्यू करे, राइट। इन सब में जो चीज सस्ता पड़ेगी ना, उस तरह से फाइनेंस बिजनेस में लाया जाता है, राइट। नंबर 3, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो कहाँ यूज करना है उसका प्लानिंग हो गया, उसके बाद कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब आपके पापा ने आपको दिया है कि बेटा ले 1000 रुपए पॉकेट मनी, झेले अपने जिंदगी, 1 महीने के बाद वापस 1000 मिलेंगे, तो उस 1000 को आपको इकोनॉमिकली मतलब करके सर सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ यूज करना है वो प्लान करती है, और कैसे यूज करना है कंट्रोल भी करती है। अगर ज्यादा पैसे वेस्ट हो गए तो कंट्रोल करने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, राइट। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। अब बहुत सारे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, राइट। देन आफ्टर मेंटेनिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश, करंट एसेट, राइट। तो कहीं बार नहीं, हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश का बजट बनाया जाता है, इतना कैश आएगा, इतना कैश जाने वाला है, राइट। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट का एक टॉपिक है, उसमें सम काउंट करने होते हैं, कैश फ्लो इतना आया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, तो इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट काउंट करा जाता है। और उस तरह से कुछ डेफिनेट कैश बैलेंस हमारे हाथ, कैश ऑन हैंड रहेगा डेफिनेट, कि भाई 31 मार्च के दिन बिजनेस के पास इतना कैश इन हैंड है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि बिजनेस में हमें कई बार डेली एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस, रूटीन एक्सपेंस मीट करने के लिए, फेस करने के लिए हाथ में कुछ चाहिए कैश पैसे, राइट। तो लिक्विडिटी बोलते हैं उसे, राइट। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि बिजनेस की इनकम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा हिस्सा वापस से री इन्वेस्ट करना है, राइट। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। री इन्वेस्ट अगेन नेट प्रेजेंट वैल्यू का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है। री इन्वेस्ट करना बेटर है या उसे संभाल के रखना बेटर है, ऐसे नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के उसे काउंट करा जाता है कि री इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ओके, नंबर 7, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट।
करंट एसेट कौन सी? कैश, डेटर, इन्वेंटरी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है? करंट एसेट। और करंट एसेट के रिगार्डिंग या फिर उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर्मूलेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दिस करंट एसेट। करंट एसेट को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी प्रिपेयर करती है। देन आफ्टर नंबर 8, फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग अलग डिसीजन लेता है, जैसे कि कैपिटल बजट, डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीजों के रिगार्डिंग डिसीजन लेने का काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। और ये सब डिसीजन लेने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। कि 100 रुपए प्रॉफिट हुए, उसमें से 50 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और 50 रुपए री इन्वेस्ट करना है, या इस साल 1 भी रुपए डिविडेंड पे नहीं देना है, सारे के सारे पैसे री इन्वेस्ट करना है, राइट। ये सब चीजें के डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, राइट। एंड नंबर 9, रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब लोन नहीं होता है, यहाँ पे इज्जत होता है, राइट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है कि बिजनेस का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हो। बिजनेस के प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो जो एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा ना, वो क्या करेगा? वो जनरेट करेगा फाइनेंशियल फैसिलिटीज। फाइनेंशियल फैसिलिटीज क्रिएट होगी तो एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी मिलेगी, क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट मिलेगा, राइट। और ये सब चीजें टाइम टू टाइम होगी तो ऑटोमेटिक बिजनेस की क्रेडिट बढ़ेगी, और बिजनेस की क्रेडिट बढ़ेगी तो शेयर के भाव भी अब जाएगी, बिजनेस के साथ डील इजीली हो जाएगी, और ज्यादा फाइनेंस रेज कर पाओगे, बहुत सारे फायदे हो, राइट। तो रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो ये थे 9 पॉइंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।